तो हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ मेजर एक्ट्स के बारे में जानेंगे और कुछ ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया के अंदर कुछ चार्टर एक्ट्स के बारे में जानेंगे। इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा यूपीएससी, ओपीएससी, एसएससी, सीडीएस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें बंगाल के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल बना दिया गया उन्हें, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री का पहला स्टेप था ईस्ट इंडियन कंपनी के ऊपर अपने कंट्रोल को स्थापित करने का। फिर जस्ट इसके 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया और यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को एक दूसरे से सेपरेट किया गया। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के ऊपर कंट्रोल बढ़ गया। फिर जस्ट इसके करीब 9 साल के बाद आता है चार्टर एक्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी का जो 20 साल के लिए जो मोनोपोली था इंडिया के ऊपर, उसको उन्होंने रिन्यू किया और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल के पावर को थोड़ा और बढ़ाया गया। अभी भी जो ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कंटिन्यू कर रही थी। फिर इसे करीब 20 साल बाद एक और नया एक्ट आता है। इसी के 20 साल बाद एक एक्ट आता है चार्टर एक्ट। इसे जो इंडियन ट्रेड के ऊपर जो कंपनी का मोनोपोली था उसको ख़त्म कर दिया गया। एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिया गया और मिशनरीज को अलाउ किया गया कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाए। बट यहाँ पे जो टी ट्रेड था और जो चाइना का जो ट्रेड था उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इससे क्या हुआ, इंडिया के अंदर फ्री ट्रेड का शुरुआत हुआ। फिर इसी के 20 साल बाद आता है चार्टर एक्ट, जिसमें हम देखेंगे बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे अब वो इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए और कंपनी जो था वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया और ट्रेड का जो मोनोपोली था वो खत्म हो गया। अब इसके बाद लॉ कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज हो गया और ये पहला स्टेप था इंडिया को यूनिफाइड करने में। फिर इसके 20 साल बाद चार्टर एक्ट एक और आता है, जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सेपरेट कर दिया गया और यहाँ पर सिविल सर्वेंट बनने के लिए, सिविल सर्विसेज करने के लिए एक कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया। बट इसका रिन्यूएबल का कोई फिक्स पीरियड नहीं था और ये पहला स्टेप था जिसमें मॉडर्न सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम करवाया गया। फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। यहाँ पर कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। अब इंडिया को यहाँ पर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिटिश क्राउन का रूल। फिर इसके करीब 3 साल बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जिसमें इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया गया पहली बार और यहाँ पर उनके पोर्टफोलियो को रिकॉग्नाइज किया गया और यहीं से स्टार्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब इससे क्या हुआ, लेजिस्लेशन के अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन की शुरुआत हुई। फिर आता है 1892, करीब 31 ईयर्स के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट दोबारा से आता है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को बड़ा किया गया। अब जो मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स, ना सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते थे बल्कि बजट को भी डिस्कस कर सकते थे। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ एक छोटा सा कदम था। इसके बाद करीब 17 साल के बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में, जिसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया और इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाया गया। अब इससे क्या हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब 1919 में करीब 10 साल के बाद फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसका नाम था मंटेगो कैलमस फोर्ट रिफॉर्म। अब यहाँ पर जो प्रोविंसेस थे उसको डायरकी कर दिया गया और बाइकमेरियल लेजिस्लेचर बनाया गया सेंटर में और फ्रेंचाइज को और बड़ा किया गया और ये पहला अटेम्प्ट था एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का। फिर इसके करीब 16 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोबारा आता है, जहाँ पर
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात किया गया, फेडरल स्कीम जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया बाद में, फिर फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया और 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाए गए। इंडिपेंडेंस से पहले ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था, हम बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारी भारत की आज़ादी, जो जस्ट 12 साल के बाद आया, जिसे कहा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इसमें इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो अलग अलग डोमिनियन बने और ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, और इंडिपेंडेंस के लिए यही लीगल बेसिस है। अब चार्टर एक्ट को अगर हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, की फीचर्स देख सकते हैं। 1793 को मोनोपोली को 20 साल के लिए फिर से रिन्यू किया गया। फिर 1813 यानी कि 20 साल के बाद ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया, बट टी और चाइना जो ट्रेड था उसमें कोई असर नहीं हुआ, और एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 20 साल के बाद यानी कि 1833 में इंडिया के गवर्नर जनरल को क्रिएट किया गया। अब कंपनी जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया था। फिर 20 साल के बाद सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन किया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग किया गया। अब एग्जाम के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, 1773 में पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल होना। फिर 11 साल के बाद कंट्रोल जो बोर्ड का जो कंट्रोल को स्टैब्लिश किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। फिर 1813 में मिशनरीज को अलाउ किया गया और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिया गया। फिर 1833 में पहले इंडिया के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर 20 साल के बाद यानी कि 1853 में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बनाया गया सिविल सर्विसेज के लिए। फिर 1858 में कंपनी का रूल खत्म हुआ, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। फिर 1909 में एक सेपरेट इलेक्टोरल इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1919 में यहाँ पर नायर की प्रोविंसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, और 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, और 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो ब्रिटिश काल के समय हमारे इंडिया में आया था। आई होप कि ये वीडियो आपके काम है। धन्यवाद।